नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी बेहद खास पेशकश में जिसका नाम है निकुंज की नज़र। और इस साप्ताहिक शो में हम आपको बताते हैं कि बाजार में अब तक क्या हुआ है और आने वाले हफ्तों में क्या कुछ होने वाला है, और बाजार की पूरी गतिविधि पर पैनी नज़र रखते हैं हमारे प्रबंध संपादक निकुंज डालमिया। निकुंज, स्वागत है आपका इस पेशकश में। और आपसे मैं सवाल लूँ उससे पहले मेरे ख्याल से अब तो ये हर हफ्ते का एक नॉर्म मुझे बनाना पड़ेगा जहाँ पर लोगों को धन्यवाद देना पड़ेगा उनके प्यार के लिए, उनके विश्वास के लिए, उनके भरोसे के लिए जो वो हम पर दिखाते हैं। और YouTube पर आपके कमेंट्स हमने देखे हैं, आपने जो सवाल पूछे हैं वो सवाल हम निकुंज के सामने आज रखने भी वाले हैं। अच्छा ये लग रहा है कि आपकी वजह से जो वित्तीय साक्षरता की ज़रूरत है, जिसको हम कहते हैं लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी की ज़रूरत है हमारे देश में, वो कहीं ना कहीं मिलती हुई दिखाई दे रही है। और इसीलिए मैं तो इस बात को बिल्कुल भी बोलने से नहीं कतरा सकती कि आप उनके बहुत ही पसंदीदा मार्केट एंकर जो हैं वो बन गए हैं, क्योंकि आपसे वो सीख रहे हैं। जॉइंट शो है, आप सवाल पूछती, मैं प्रयत्न करता हूँ जो अनुभव है। मैं कोशिश करती हूँ कि उनके सवालों को भाप पाऊँ और रख देती हूँ बस आपके सामने। नहीं, मार्केट में हमने जो सीखा है हम वही करते हैं कि जो सीखा है, जाना है, जो लोग हमें बताते थे इतने साल में, आप और हम जो पत्रकारिता करते हैं, टीवी कारिता तो कोई वर्ड है नहीं, तो पत्रकारिता ही बोलना पड़ेगा। उस वर्ड को चेंज नहीं करा गया, हालांकि चेंज करने का चेंज क्यों नहीं करा गया, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि भाई फोमो आ गया है, जोमो आ गया है, इतने नए मिलेनियल वर्ड्स आ गए हैं। पत्रकारिता तो भी चेंज करना चाहिए, हो गए मेरे ख्याल से। नहीं, लेकिन यहाँ पर बुनियादी बात ये है कि बहुत सारे ऐसे मार्केट एंकर हैं जो शायद इस तरह की समझाइश देते होंगे, लेकिन खास बात ये है कि आप आसान भाषा में समझाते हैं। और उससे भी बढ़िया बात ये है कि आप अपने अनुभव को, आपने कैसे अनुभव किया है वो बताते हैं, तो वो एक डायरेक्ट सीख मिलती है जिसको लोग अपनी जिंदगी में अमल में ला पाते हैं। देखिए, मैं राकेश जुनवाला जी से जब मिलता था, कि जब वो एक सम्मानित व्यक्ति थे, शेयर बाजार के बिग बुल हमेशा बोला जाता था, तो उनके निधन से 6 महीने पहले एक इंटरव्यू करा था हमने उनका। अच्छा। और मैंने पूछा दी व्हाट इज़ द नेक्स्ट माइलस्टोन, अब आप क्या अचीव करना चाहते हैं? अब आप बिलियनर हो चुके हैं, अब आप एक स्टॉक मार्केट के फोक हीरो हैं। आपकी कहानी घर घर में बच्चा बच्चा जानता है। तो उन्होंने बोला कि द बेस्ट ऑफ राकेश जुनवाला इज येट टू कम एंड आई एम स्टिल लर्निंग एंड इवॉल्विंग। तो अभी तो देखिए, लाइफ में यही प्रयत्न करते हैं कि आ जाइए, कुछ नया करिए, कुछ नया सीखिए और उसको इम्प्लीमेंट करिए। देखिए, छोटी छोटी चीज़ें अगर आप, जब हम बात कर चुके हैं, अब छोटे छोटे चेंजेस लाइफ में लाएंगे। आप एक प्रण कर लें कि मैं 10 मिनट पहले उठूंगा और 10 मिनट जल्दी सोऊंगा, बैलेंस कर लीजिए। 5 मिनट से भी कितना परिवर्तन आ जाएगा, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तो सीखना, समझाना और लोगों को हमेशा अपने एक्सपीरियंस से शेयर करना, आई थिंक यही लाइफ की सबसे बड़ी जर्नी है मेरे साथ। बिल्कुल, और यही सीख है। देखिए, लोग जुड़ते रहे और कारवा जो है वो चलता रहा, और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। लेकिन चलिए सवाल जवाब शुरू करते हैं। और विदेशी संस्थागत निवेशक FII, ये तो मेरे ख्याल से हर किसी की जुबान पर है। बाजार भी आप देखिए एकदम चमक रहा है। और अगर हम 26 अप्रैल के आसपास से हमने इनका इन्फ्लो आना शुरू होता हुआ देखा, और $3 बिलियन के ऊपर जो है अब तक ये पैसे डाल चुके हैं। तो ये बम्पर पैसा जो आ रहा है, लोग देख रहे हैं, अच्छा भी लग रहा है, साथ में एक डर भी है कि अगर निकालना शुरू कर दिया तो बाजार एक बार फिर से गिरने की उसमें आ जाएगा। क्या लगता है आपको, ऐसा हो सकता है? हालांकि जो इन्फ्लो आता है FIIs का, उसमें कोई पैटर्न नहीं होता, वो डालते हैं और वो निकाल भी लेते हैं, लेकिन जो अब डाल रहे हैं वो बम्पर डाल रहे हैं। इसको हमें कैसे देखना चाहिए? कविता जी, पहले तो है ना, 10-12 साल पहले हमें हमेशा लगता था दैट इंडिया के अंदर आपको FII फ्लोज ट्रैक करना बहुत आवश्यक है, बिकॉज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैव अ लॉट ऑफ कैश। वो भारत में आएंगे, बिकवाली करेंगे, जिससे भारत के शेयर ऊपर जाएंगे। मगर पिछले 2.5 से 3 साल के अंदर FI की जो डिपेंडेंस है इंडियन मार्केट पे, वो कम होने लगी है। 2022 के अंदर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वो नेट सेलर्स टू द ट्यून ऑफ अबाउट 1,50,000 करोड़, 1.5 लाख करोड़ की उन्होंने 2022 में बिकवाली करी थी। इस साल का भी आंकड़ा अगर आप देखें, और मैं मंडे तक के आंकड़े की बात कर रहा हूँ, तो नेट नंबर फॉर YTD यानी 2023 के अंदर वो भी अभी नेगेटिव है। तो 16 दिन की वापसी में देखिए मार्केट कितना ऊपर चला गया। और अगर ये पूरे फ्लोज को रिवर्स कर देते हैं, लास्ट ईयर के फ्लोज को रिवर्स तो नहीं करेंगे, मगर इस साल के फ्लोज को भी पॉजिटिव कर देते हैं, आप ये सोचिए कि 15 से 20 हज़ार करोड़ रुपया अभी और आ सकता है, जो कि साल में गया है। हमें ये समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है।
वाई आर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कमिंग बैक? बिल्कुल। मगर आने से पहले हमें समझना चाहिए गए क्यों थे। हाँ। भाई गए क्यों? जब इंडिया अपील इतनी अच्छी थी तो ऐसा क्या हुआ भैया जो अब चले गए? हाँ। मुझे लगता है कि युद्ध के बाद मार्केट के अंदर अस्थिरता आई थी। अस्थिरता में क्या हुआ? इन्फ्लेशन ऊपर चली गई और उसके साथ साथ डॉलर इंडेक्स ऊपर चले गए। जो विदेशी संस्थागत निवेशक होते हैं कई प्रकार के होते हैं। कुछ एफएनओ में आते हैं, कुछ कैश मार्केट में आते हैं, कुछ ईटीएफ में आते हैं, कुछ मैक्रो ट्रेड्स करते हैं, कुछ बड़ी स्टॉक स्पेसिफिक बेट्स लेते हैं। तो हालांकि एक ब्रैकेट है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, विदेशी संस्थागत निवेशक, या मैं उसको और अगर कलोकियल वर्ड में ब्रेक करूँ तो हम बोलते हैं गोरे का पैसा। हाँ। तो ये भी वैरायटी है। हाँ। जैसे कि इंडिया के अंदर ट्रेडर अलग होता है, हाँ। एल्गोरिथम ट्रेडिंग अलग चलती है, हाँ। मीडियम टर्म इन्वेस्टिंग अलग होती है और लॉन्ग टर्म वैल्यू इन्वेस्टिंग, ग्रोथ इन्वेस्टिंग अलग अलग होती है। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग कंपल्शंस होते हैं, लोगों के अलग अलग व्यूज़ होते हैं। लास्ट ईयर बिकॉज एक मैक्रो सेल ऑफ था तो हमने देखा कि इन्फ्लेशन और जो डॉलर इंडेक्स से जो डिनोमिनेटेड पैसा रहता है वो सारा निकल गया। 2022 में इंडियन मार्केट महंगे भी हो गए थे क्योंकि 2020-21 में हमने एक ज़बरदस्त उछाल देखा था कोविड के बाद और अर्निंग्स धीमी हो रही थी। तो मार्केट की वैल्यूएशंस ऊपर थी, अर्निंग्स नीचे थी। इस जो गैप को इसलिए हमने देखा कि जब मार्केट महंगे हो जाते हैं, अर्निंग्स कम होती है, मैक्रो कंसर्न्स होती है तो हमेशा विदेशी संस्थागत निवेशक बेचते हैं। मगर अब 20 साल की हिस्ट्री इंडियन स्टॉक मार्केट की निकाल के देखें, 2000 तक की हिस्ट्री एक रीजनेबल टाइम फ्रेम है, अवेलेबल है हमारे पास। हालांकि विदेशी संस्थागत निवेशक 91-92 में आए थे मगर वो मार्केट इतना एफिशिएंट नहीं था। जिस भी टर्म में इन्होंने बेचा है उस समय अगर आपने निवेश करा है तो आपको हमेशा आने वाले 3 से 6 महीने में फ़ायदा हुआ है। तो हिस्ट्री इज सिंपली रिपीटिंग इटसेल्फ। अब समझते हैं कि वो वापस क्यों आए। वो इसलिए वापस आए हैं बिकॉज इन्फ्लेशन कम है। चाइना के अंदर गए थे, वहाँ पर तो अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। मैं हमेशा बोलता हूँ भैया मत जाओ, रुक जाओ, धैर्य करो। इंडिया के अंदर ही सोने की चिड़िया है तो आप काय को इधर जा रहे हो जहाँ पर कहते हैं ना कि भाई घर का खाना इतना अच्छा है तो बाहर पड़ोसी के क्यों जाना। इंडिया का खाना बहुत अच्छा है, यहीं पर डटे रहिए। कोई बात नहीं, वापस आ रहे हैं, हम वेलकम करेंगे इनका। देर आया दुरुस्त है। सुबह का बुला शाम को वापस आता है तो बुला नहीं बोलता। तो आई एम ग्लैड दैट फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स रियलाइज दैट व्हाट अ लवली इकोनॉमी वी आर इन। फिर इंडिया मार्केट के अंदर अर्निंग्स जो आई हैं वो अच्छी आ रही हैं, 12 से 13% की अर्निंग्स आ रही हैं। मार्केट्स अल्टीमेटली स्लेव ऑफ अर्निंग्स। चौथा, डॉलर इंडेक्स भी गिर चुका है। तो जो फैक्टर्स हमारे एकदम विपरीत हो चुके थे वही फैक्टर्स अब हमारे लिए फेवरेबल है। और जब आप फैक्टर्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आरबीआई की भी बात करना बहुत ज़रूरी है और बताना चाहेंगे दर्शकों को कि निकुंज लगातार न सिर्फ कॉर्पोरेट्स बल्कि सरकार और जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं उनके महामहिम से भी लगातार बातचीत करते आए हैं। और एक चीज़ जो मैं दर्शकों को सुनाना चाहती हूँ, पिछले साल सितंबर के आसपास निकुंज की मुलाकात हुई थी आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास से। उन्होंने बहुत ख़ास बात निकुंज के साथ साझा की है। पहले वो बात आपको सुनाते हैं और उसके बाद उस बात के बारे में निकुंज से बात करते हैं। सुनिए। Since you're a cricket fan, so I'm tempted to frame my next question around that. So can I say that Reserve Bank of India, in cricket terminology, is no longer fighting with inflation on the front foot? You've come on the back foot? No. We always like to, choose the shot. We always like to our approach is to choose the shot depending on each ball. I mean, in cricket, sometimes you have to play front foot, sometimes you have to play back foot. But by and large, in the last 2.5, 3 years, ever since the pandemic began, we have been playing in the front foot. And I think even at the current moment, we will play in the front foot, but when it is necessary, we will step back and leave out 1 or 2 balls and maybe go for a slight, a late cut. Prudence for a central bank has to be the underlying theme because we have to ensure long-term financial stability of the system. We play T20 cricket, we play one-day cricket, we also play test cricket, and the test cricket is, so far as the central bank is concerned, is never ending. चलिए, तो निकुंज जो गवर्नर साहब ने कहा वही बोलती हूँ मैं, इसको आप समझाइएगा कि किस संदर्भ में इन्होंने कहा। वी प्ले वन-डे क्रिकेट, we play T20 cricket, we also play test cricket, but for RBI test cricket is never ending. इसका क्या मतलब है और किस संदर्भ में ये कहा और कैसे इनकी ये रणनीति हम अभी भी काम में आती हुई देख रहे हैं? देखिए, एक बात तो काबिले तारीफ है कि शक्तिकांता दास साहब जैसा घिस रहा है।
इन्होंने कमान जब संभाली थी तो उसके बाद येस बैंक का फियास्को हुआ, उसके बाद LNFS क्राइसिस हुआ, उसके बाद कोविड हुआ, और उसके बाद इतनी ज़बरदस्त इन्फ्लेशन वापस आई। तो इन सब फैक्टर्स को एक गवर्नर ने एक ही काल में देखा है, जो कि बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी सर्कमस्टांसेस। देखिए इकॉनमी में हमेशा ऊपर उतार चढ़ाव आता रहता है, हमेशा चेंजेस आते रहते हैं, मगर इतनी कॉन्सेंट्रेटेड क्राइसिस पिछले 5 साल में जो आई हैं, और जिस प्रकार से RBI ने कमान संभाली है, जो डिसीजंस लिए हैं और जो कि हट के डिसीजंस हैं, जो कि इन्फ्लुएंस, जो कि डिसीजंस थे जो कि बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंट्री एंड द वर्ल्ड इकॉनमी, आई थिंक काबिल तारीफ है। किसी भी बैंक को फेल होने नहीं दिया। कोविड के बाद भी हमने देखा कि NPA की कोई बहुत बड़ी लहर नहीं लगी थी, एक्सेस मनी प्रिंटिंग नहीं करी सरकार ने। हमारी जो बॉन्ड यील्ड्स हैं, बॉन्ड यील्ड्स भी अगर आप देखें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बड़ी बेहतरीन तरीके से उनको मैनेज करा था। ग्लोबली फिनटेक्स को भी संभाला, मगर फिनटेक्स के जो रूल थे इतने टाइट नहीं हुए कि सारे फिनटेक का इनोवेशन खत्म हो जाए। तो जिस प्रकार से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इकोनॉमी को संभाला है गवर्नर साहब के नेतृत्व के अंदर, काबिल तारीफ है। अब बात करते हैं क्रिकेट टर्मिनोलॉजी की। गवर्नर साहब को क्रिकेट देखने का बहुत शौक है, बता रहे थे हमें। अच्छा। तो क्रिकेट टर्मिनोलॉजी में उन्होंने सबसे पहले T20 कहाँ पे उपयोग करा। T20 की रणनीति क्या है, आकर के फटाफट छक्का लगाइए या रन आउट या फिर विकेट लीजिए। तो इन्होंने T20 की रणनीति अपनाई जब इन्होंने एक सरप्राइज मीटिंग से इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। आउट ऑफ द टर्न जाकर के युद्ध हो चुका था, इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जा रहे थे, इन्होंने अगली MPC कमेटी मॉनिटरी पॉलिसी का वेट नहीं करा, जाकर के फटाफट इन्होंने बढ़ा दिया। फिर आपका आता है मीडियम टर्म, जैसे हम कहते हैं वनडे क्रिकेट, 50 ओवर आजकल मीडियम टर्म हो गया मेरे हिसाब से। तो उसके अंदर इन्होंने बैलेंसिंग करी, लिक्विडिटी मैनेजमेंट की, उन्होंने बैलेंसिंग करी, पूरे बैंकिंग और NBFC सिस्टम को सेफ रखा। हमने देखा कोविड के समय में जिस प्रकार का बैंक्स को एक लेवर मिला था, रिटेल इन्वेस्टर्स को लेवर मिला था कि आप क्रेडिट कार्ड या फिर लोन्स को डिले कर सकते हैं, ये बहुत बेहतरीन तरीके से मैनेज करा गया था। फिर आती है टेस्ट मैच स्ट्रेटजी, जो हम कहते हैं लॉन्ग टर्म, जिसके अंदर आपको 2 चीज़ों पे हमेशा फोकस करना रहता है, इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ। इंडिया के अंदर वॉर अगेंस्ट इन्फ्लेशन एक कांस्टेंट वॉर है, और आपको ग्रोथ को भी वापस लाना पड़ेगा। तो आप किस प्रकार की बैलेंसिंग एक्ट करते हैं जिसमें ग्रोथ भी रहे और इन्फ्लेशन भी रहे। देखिए दुनिया में जो इन्फ्लेशन आई थी, अमेरिका में 40 साल के हाई पर, यूरोप में 50 साल के हाई पर, उससे पुराना शायद डेटा नहीं है, मगर जो इन्फ्लेशन थी इतनी ज़्यादा हाई आई है। हिंदुस्तान की इन्फ्लेशन 4.5 से 6.5% के बीच में रही। तो उसमें हमने देखा कि इन्फ्लेशन की वजह से एक स्लोडाउन आया था, मगर स्लोडाउन मैनेजेबल है। फेड अभी भी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रहा है, पिछली मीटिंग में बढ़ाया, मगर शक्तिकांत दास ने पिछली मीटिंग के अंदर रेट नहीं बढ़ाया। उन्होंने पॉज बटन प्रेस करा है और ये भी बोला कि अगर सर्कमस्टांसेस नहीं ठीक होंगे तो मैं वापस आकर रेट बढ़ा सकता हूँ। मगर आज एक बात का खुलासा हो गया कि इन्फ्लेशन नीचे आ रही है। तो उन्होंने मेरे हिसाब से बहुत ही समझदारी से, बहुत ही सोच और विचार विमर्श करके जिन नीतियों से इकोनॉमी को संभाला है इस समय, वो एकदम काबिल तारीफ है। जहाँ पर आपको जाकर के एक सरप्राइज मूव करना था, आपने रेट आउट ऑफ टर्न बढ़ाए। जहाँ पर आपको लिक्विडिटी और नियर टर्म कोविड के इश्यूज को मैनेज करना था, वहाँ पर आपने स्ट्रैटेजी बनाई। मगर आपका जो लॉन्ग टर्म विजन रहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, प्राइस स्टेबिलिटी एंड लैक ऑफ वॉलिटिलिटी, वो एक लॉन्ग टर्म टेस्ट मैच की स्ट्रैटेजी जिसे हम बोल सकते हैं, बिकॉज उसमें फॉर्म होता है। T20 में तो फिर भी आपको आकर के थोड़ा आप नॉन क्रिकेट स्टॉक लगा सकते हैं, वनडे के अंदर फिर भी प्रेशर होता है। टेस्ट मैच इज अबाउट क्लासिक्स, जैसे हम कहते हैं जेंटलमैन गेम। वहाँ पे आपका ट्रू टेस्ट ऑफ योर टैलेंट इज ऑलवेज इज ऑलवेज कम्स आउट। तो वो जो लॉन्ग टर्म है, वहाँ पे भी इन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी करी। कौन से क्रिकेट के खिलाड़ी से आप उनकी क्वालिटीज़ को रिलेट कर पाएंगे? मास्टर ब्लास्टर राहुल द्रविड़। देखिए हर फॉर्मेट के अंदर मेरे हिसाब से एक अलग अलग क्रिकेटर है। तो T20 के अंदर अलग फॉर्मेट है, वनडे में अलग फॉर्मेट है और टेस्ट मैच में अलग फॉर्मेट है। तो एक कॉम्बिनेशन निकालना बड़ा मुश्किल है, पर इन्होंने तीनों फॉर्मेट के अंदर मेरे हिसाब से बेस्ट बैटिंग करी है। मतलब कपिल देव भी है, सचिन तेंदुलकर भी है, राहुल द्रविड़ भी है, सभी टॉप बैट्समैन और प्लेयर्स हैं। बड़ी बेहतरीन तरीके से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, एंड वी डोंट रियलाइज इट दैट यू नो हाउ डिफिकल्ट इट वुड हैव बीन अगर ये रणनीतियां नहीं अपनाई जाती। बिल्कुल। लेकिन एक चीज़ जो मुझे समझनी है, अभी अगर जो पॉज बटन हिट हुआ है, हमारे यहाँ तो जितने भी समीकरण हैं वो काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हम अपने ग्राउंड्स पे खड़े हैं। इसके बावजूद अगर ग्लोबली ब्याज दरें बढ़ती रहीं तो क्या ये विवश हो जाएंगे थोड़ा बहुत बढ़ाने में, कि आपको लगता है कि पॉज बटन हिट जो है वो
आगे भी एक्सटेंड हो सकता है? देखिए, इंडिया कनेक्टेड है और ग्लोबली इन्फ्लेशन अगर वापस आती है तो आपको इंटरेस्ट रेट बढ़ाने ही पड़ेंगे, आप इतना वही। बड़ा डिफरेंस नहीं रख सकते। हाँ। मगर क्या ग्लोबली इन्फ्लेशन वापस आएगी और क्या ग्लोबली इन्फ्लेशन इस प्रकोप से वापस आएगी, वह भी नहीं लगता है, बिकॉज डिमांड कम हो रही है। हाँ। हम देख रहे हैं कि यूएस इकोनॉमी में हम रिसेशन की बात कर रहे हैं, सॉफ्ट लैंडिंग की बात कर रहे हैं, कई लोग हार्ड लैंडिंग की बात कर रहे हैं। हालांकि फेड की कुछ और कंपल्शंस हो सकते हैं जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, मगर मुझे लग रहा है कि विथ ईच पासिंग डे इंडिया इज बिकमिंग वेरी इंडिपेंडेंट। देखिए, एक ज़माना आया था यूएस फेडरल रिजर्व की जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी वो इंडिपेंडेंटली ऑफ द वर्ल्ड मूव करती थी। तो इंडिया भी वहाँ नहीं पहुँचा है, मगर हमें एक प्रकार का उस पैटर्न को फॉलो नहीं करना है जो कि हमने देखा था बिगनिंग ऑफ द ईयर में। शक्तिकांता दास साहब ने इंटरेस्ट रेट्स नहीं बढ़ाए, जबकि उसकी अगली मीटिंग में फेड ने 2 बार इंटरेस्ट रेट बढ़ाए। हाँ। तो फेड इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है, मगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पॉज कर चुका है। तो मुझे लगता है कि जो देखिए, ग्लोबल ट्रेंड से आप ज़्यादा हट के जा नहीं सकते हैं, मगर पहले तो आप ग्लोबल ट्रेंड को कॉपी करते थे, फॉलो करते थे। अब आप उसको समझ रहे हैं और उससे थोड़ा सा हट के जा रहे हैं। अब थोड़ा सा हटके अगर हम जा ही रहे हैं तो ऐसे में अब जो हफ्ता बीता है उसमें बाजार में बहुत कुछ हुआ। अदानी स्टॉक से लेकर सेबी के कंसल्टेशन पेपर जो टीईआर को लेकर लॉन्च हुआ है, 2000 नोट को सर्कुलेशन से कम करना और बाद में धीरे धीरे ख़त्म कर देना से लेकर आपका जो विदेशी ट्रैवल है वो तक महंगा हो गया। अब इन सब की जांच पड़ताल और समझाइश लेते हैं हम निकुंज से एक एक करके। तो सबसे पहले तो फॉरेन ट्रैवल की मैं बात करना चाहती हूँ। आप ट्रैवल करते हैं लेकिन बहुत ट्रैवल नहीं करते, है ना? जी देखिए, फॉरेन ट्रैवल में 7 लाख के ऊपर हाँ। की अगर आप स्पेंड करते हैं पूरे साल में क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड में, तो आपको टीसीएस देना पड़ेगा। हाँ। टीसीएस मेरे हिसाब से एक बार लगता ज़रूर है कि भाई मेरी ट्रैवल 20% बढ़ गई है, मगर अल्टीमेटली आपको एंड में आपकी जो टैक्स कैलकुलेशन में उसको बेनिफिट मिलता है। लोग थोड़े से टैंगल्ड हो रखे हैं दरअसल एलआरएस और टीसीएस में, अगर इस पर आप समझाइश दे दें। देखिए, टीसीएस के अंदर एक बड़ा सिंपल है। टीसीएस के अंदर आपको उस समय एक एक्स्ट्रा कॉस्ट देनी पड़ेगी, मगर जब आप ईयर के एंड के अंदर आप अपना टैक्स कंप्यूटेशन करेंगे, आप एडवांस टैक्स करते हैं, तो आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा। देखिए, एक बात तो तय है कि इंडियन टैक्स स्ट्रक्चर एंड इंडियन टैक्स प्रोसेस इज़ वेरी सिंपल नाउ। अभी तो बहुत आप ज़्यादा, ऑनलाइन में बिल्कुल। जा कर के टैक्स अपना पे कर सकते हैं, आपका रिफंड 2-3 महीने में आ जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कोई चिंता की बात है कि आपका पैसा क्या अटक जाएगा। हाँ। नंबर 1। नंबर 2, आप फॉरवर्ड टैक्स या एडवांस टैक्स अगर देते हैं तो उसके अंदर आप पहले भी उस प्रकार का मूल्यांकन कर सकते हैं। मगर जी हाँ, एक आपको काम थोड़ा आपका बढ़ गया है, मतलब प्रोसेस वन मोर लेयर हैज़ बीन एडेड टू योर टैक्स अजम्पशन। तीसरा, इसके अंदर आपकी जो पूंजी है 20%, वो थोड़ा समय तक आपकी अटकेगी ज़रूर। हाँ, बिल्कुल। बिकॉज अगर आप बिगनिंग ऑफ द ईयर में हॉलीडे के लिए जाते हैं तो आपको जो टीसीएस का क्लेम है और जो पूरा आपके इनकम टैक्स का रिफंड आएगा वो साल के एंड में आएगा। तो जी हाँ, वहाँ अगर कोई बात करें तो वहाँ से थोड़ा सा रुकना आपको पड़ेगा। एक आपको टैक्स प्लानिंग थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, एक आपको लेयरिंग ऑफ कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा आ जाएगी, आपको सीए से शायद ज़्यादा बात करनी पड़ेगी। मगर इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि अगर आपका जो अगर आप ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं, टीसीएस दे रहे हैं, तो आपको रिफंड नहीं आएगा। बिल्कुल। और लगे हाथों ये भी एक मौका है तमाम ट्रैवल पोर्टल्स के लिए थोड़ा सा इनोवेट करने का, क्योंकि ये टूर पैकेजेस पर ज़्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं, तो हो सकता है आने वाले वक्त में हम और भी एक्साइटिंग टूर पैकेजेस देखें। बहरहाल अदानी स्टॉक्स की बात करना चाहती हूँ मैं, जहाँ पर हमने देखा कि 2-3 ट्रेडिंग सेशंस में काफ़ी हद तक बाजार को इन्होंने संभाला है और बाजार में अदरवाइज कोई वजह नहीं थी ऊपर जाने की, लेकिन तमाम कंपनियां जिस तरह से तेज़ी की राह पकड़ चुकी थी, बाजार ने काफ़ी सलामी दी इस तेज़ी को। कविता जी, अडानी स्टॉक्स क्यों गिरे थे? सबसे प्रमुख कारण था हाइडेनबर्ग रिपोर्ट। उन्होंने क्या कंसर्न्स रेज करी थी? कंसर्न नंबर 1, इंटर पार्टी ट्रांजैक्शंस, जिसके अंदर उनको क्लीन चिट मिल गई है। सेकंड, प्रमोटर की बैलेंस शीट, पर्सनल बैलेंस शीट काफ़ी ज़्यादा प्लेज थी। वहाँ पर भी हमने देखा कि बड़े निवेशक आ चुके हैं, उन्होंने काफ़ी खरीदारी करी है। प्रमोटर की पर्सनल बैलेंस शीट अब इतनी लेवरेज नहीं है। तीसरा, अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के अंदर डेट रीपेमेंट के इश्यूज आएंगे, जिसकी वजह से उनके कैश फ्लोज उनके कम होंगे और वह लेंडर्स के लिए बैड लोन हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस समस्या के बावजूद भी बड़ी समझदारी और बड़ी सरलता के साथ किसी भी अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज ने अपना जो डेट रीपेमेंट का साइकिल है बड़ा ही एफिशिएंटली मैनेज करा है। तो 3 बड़ी कंसर्न्स थी, वो सेटल हो चुकी हैं। एक और कंसर्न थी कि अडानी स्टॉक्स के अंदर इतनी गिरावट आई है और क्योंकि अडानी एफपीओ एक प्रकार से सेल थ्रू नहीं हुआ था अडानी एंटरप्राइज का, तो क्या फ्यूचर ग्रोथ कॉम्प्रोमाइज़ होगी? तो फ्यूचर ग्रोथ तो देखिए कविता जी कम होगी। जो इस स्टॉक्स में फ्रेंजी आई थी, मुझे लगता है उस प्रकार की फ्रेंजी वापस नहीं आएगी। मगर फ्रॉम एन मार्केट स्टैंड पॉइंट ये एक कंसर्न हो चुका था। तो अगर आप एग्रीगेट मार्केट मूड की बात करें तो मार्केट मूड
जनवरी एंड में, फरवरी में अडानी ग्रुप के सेल ऑफ की वजह से काफ़ी नर्वसनेस आई थी मार्केट के अंदर। बड़ा ग्रुप है, एक बड़े ग्रुप के अंदर इतनी हम लेवरेज कंसर्न्स देखते हैं, स्टॉक्स गिरते हैं, लेंडर्स का क्या होगा, तो वो कंसर्न फ्रॉम एन मार्केट स्टैंड पॉइंट मेरे हिसाब से ख़त्म हो चुकी है। नियर टर्म में बोलना बहुत मुश्किल है कि अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स कहाँ जाएंगे, मगर मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ, वॉलेटाइल रहेंगे, बिकॉज मार्केट्स इनकी प्राइस डिस्कवरी में अभी थोड़ा समय लगा सकता है। अच्छा। किस प्रकार से ग्रोथ कम होगी, कहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा होगी, कहाँ पर रिकैलिब्रेशन होगा, फंड रेजिंग कब होगी, फंड रेजिंग का प्रोसेस क्या रहेगा, कब तक होगी, किस प्राइस में होगी, यह भी बड़े, इसके बारे में हमें क्लैरिटी अभी नहीं मिली है। घबराने की बात नहीं है, मगर क्लैरिटी नहीं मिली है। जब क्लैरिटी नहीं मिलती है, जब मार्केट्स थोड़ा क्यूरियस रहता है, तो मार्केट स्टॉक्स हमेशा वॉलेटाइल रहते हैं। कुछ बड़े स्टॉक्स, इनका जो नेचर है वह भी हाई बीटा है, तो इनके अंदर वॉलेटिलिटी, बिकॉज कुछ एफएनओ में प्रेजेंट भी है, अडानी एंटरप्राइज, अडानी पोर्ट, अंबुजा, एसीसी एफएनओ में है, तो इनके अंदर एफएनओ की वजह से भी हमेशा हम देखते हैं कि उतार चढ़ाव लगा रहेगा। तो ऐसे में क्या नई एंट्री करने का समय है, या मुनाफा अगर हो गया तो बांध के निकल जाएं? देखिए, टेक्निकल्स, शॉर्ट टर्म में टेक्निकल्स और सेंटिमेंट मैटर करता है। सेंटिमेंट सुधर चुका है, मगर स्टॉक प्राइसेस भी सुधर चुके हैं। ये 50-60-70% ऑन एन एवरेज स्टॉक्स, कुछ तो 100% अपनी रीसेंट लो से आ चुके हैं ऊपर। सो दी स्टॉक्स आर नो लॉन्गर अवेलेबल एट व्हाट कुड बी कॉल्ड एज बॉम्ब्ड आउट वैल्यूएशंस। अच्छा। मगर आप शॉर्ट टर्म टेक्निकल फैक्टर्स को अगर नज़रअंदाज करते हैं, बोले कि भाई आने वाले 5, 6, 7, 8, 10 साल में अडानी ग्रुप किन बिजनेसेस में बड़ा हो सकता है। एयरपोर्ट, क्या हिंदुस्तान में एयरपोर्ट का यूसेज बढ़ेगा? जी हाँ बढ़ेगा। क्या एयरपोर्ट और छोटे छोटे शहरों में जाएंगे? जी हाँ जाएंगे। तो एयरपोर्ट एक प्रकार का टोल रोड होता है। आप अभी निवेश करते हैं, मगर पैसा 10 साल बाद आता है, और 10 साल के बाद लगातार आता रहता है, जब तक आप उस बिजनेस के ऑपरेटर हैं। पोर्ट्स, इन्होंने इन्वेस्ट पोर्ट्स में कर दिया है। आज इनके पास बड़े बड़े पोर्ट्स हैं, बोथ लोकल एंड ग्लोबल, जो कि एक प्रकार का मोनोपोलिस्टिक बिजनेस है। अमूजा, एसीसी बेहतरीन सीमेंट कंपनियां हैं, बड़े साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, इनके अंदर एफिशिएंसी आ रही है, और मुझे लगता है आ सकती है। क्वार्टर गॉन बैक खराब था, बिकॉज कोयले के प्राइसेस ऊपर थे। तो हिंदुस्तान में सीमेंट इसलिए बिकेगा बिकॉज घर बिक रहे हैं, बिल्डिंग्स बिक रही हैं, रोड्स बन रही हैं। तो एज ए ट्रेंड आई थिंक ये सेफ है। अडानी एंटरप्राइजेज एक मदर कंपनी है, जिसके अंदर सब छोटे छोटे बिजनेसेस हैं जो बड़े हो गए हैं, और छोटे छोटे बिजनेसेस को इंक्यूबेट करा जाएगा। तो उसमें अभी समय लगेगा कि ग्रोथ कहाँ आती है, ग्रीन हाइड्रोजन कहाँ जाता है। अडानी ट्रांसमिशन एक रेगुलेटेड बिजनेस है, मतलब अच्छा है, मगर नॉट द बेस्ट विद इन द अडानी ग्रुप। और फिर अडानी ग्रीन है, जिसके अंदर मुझे लगता है अभी वेट एंड वॉच शायद करना चाहिए, बिकॉज यह अभी एक इवॉल्विंग बिजनेस है। तो ऐसे में अगर मैं इस ग्रुप के आगे अगर हम निकलना चाहें, तो आने वाले 6 महीनों के लिहाज से, और वैसे मानसून को लेके भी प्रेडिक्शंस अब कुछ हमारे हित में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। 4-5 तारीख तक कह रहे हैं कि मानसून भी आ जाएगा केरला तक, तो बौछारें हम होती हुई देखेंगे। तो बाजार की हरियाली बढ़ने की ही उम्मीद है, ऐसे कहा जा सकता है। लासिम, आपने कहा था कि क्लोज टू हाईज हम ऑलरेडी हैं, और कितना अपर रेंज आप देख रहे हैं? देखिए, मार्केट्स मुझे लगता है कि 2023 में एक नया हाई बनाएगा, और हमने बैंक निफ्टी पे एक तरह से नया हाई बना ही दिया था। पिछले हफ्ते हम ऑल टाइम हाई पर जाकर के वापस आए थे, मगर मुझे नहीं लगता है कि दैट बेस्ट पार्ट ऑफ द गेन्स फॉर 2023 आर ओवर। हो सकता है कि मार्केट कुछ दिनों के लिए रुक जाए। अच्छा। और अच्छा है रुकेगा। अच्छा। देखिए, मार्केट, हम लास्ट टाइम वर्ड यूज़ कर रहे थे, मार्केट इस समय हम्टी डम्टी लेवल पर नहीं पहुंचा। मतलब हम्टी डम्टी एकदम मोटा जो हो जाता है, वहाँ नहीं पहुंचा। अभी मार्केट ने मसल ऐड करी है। अगर आप अंग्रेजी में समझे तो मार्केट हैज़ नॉट एडेड फैट, इट हैज़ एडेड अ लॉट ऑफ मसल, और उसने हेल्दी मसल ऐड करी है, जैसे हम बोलते हैं एफआई लिक्विडिटी और अर्निंग्स का पुश। तो जो मार्केट की खुराक है इस समय, अर्निंग्स अच्छी है, और जो मार्केट के अंदर पैसा आ रहा है वह एफआई का फ्लोज आ रहा है, जो कि मसल ऐड कर रहा है। इस समय मार्केट के अंदर स्पेकुलेशन नहीं है, इस समय मार्केट के अंदर फ्रॉथ नहीं है, इस समय मार्केट की जो खुराक है वह खराब नहीं है, इस समय मार्केट के अंदर शॉर्ट टर्म पैसा नहीं आ रहा है, एसआईपी के थ्रू पैसा आ रहा है। तो मार्केट की खुराक और मार्केट का जो पूरा का पूरा सेटअप है वो काफ़ी हेल्दी है। एसआईपी का जिक्र किया, और ऐसे में जो सेबी ने कंसल्टेशन पेपर जारी किया हुआ है उस पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि हालांकि अब तक इस पर कोई तय दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए हैं, क्योंकि सेबी की मुलाकात होने वाली है तमाम एएमसीज और फंड हाउसेज और स्टेक होल्डर्स के साथ। उसके बाद जो है निर्धारित किया जाएगा और इम्प्लीमेंट किया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो टीईआर को लेकर कंसल्टेशन पेपर जारी किया गया है,
निवेशकों के लिहाज से निकुंज एक तरह से देखा जाए तो पारदर्शिता और एक रूपता बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये जो पूरा डिस्ट्रीब्यूटर का खेल है, मैं चाहती हूँ कि आप, क्योंकि इतनी आसान भाषा में बाजार की बातें समझाते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन का क्या खेला होता है और किस तरह से म्यूचुअल फंड काम करते हैं। देश की 3 बड़ी, अगर मैं एएमसीज की बात करूँ, SBI, ICICI और HDFC, B30 टाउन्स में तो ये प्रमुख एएमसीज हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन के चलते ही यहाँ तक पहुँची है। कैसे काम होता है और कैसे ये TER वगैरह सब चार्ज होता है? देखिए, सभी का ये मानना है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का जो साइज़ है वह काफ़ी बड़ा हो चुका है, और आप जो कमीशन आप ले रहे थे, जो कि कॉस्ट और आपके जो आपकी कॉस्ट और ऑपरेटिंग कॉस्ट के लिए जो कॉस्ट थी वह भी कम हो जाएगी, बिकॉज म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर वही टीम बड़ा पैसा मैनेज कर सकती है। आपके खर्चे इतने ज़्यादा नहीं बढ़ते हैं इन प्रोपोर्शन टू द इन्फ्लोज एंड द साइज ऑफ द एएमसी। तो सभी का मानना है दैट इकोनॉमीज ऑफ स्केल अब एएमसीज को के फेवर में है, तो वो जो इतना कमीशन चार्ज कर रहे हैं उनको पास ऑन करना चाहिए। यह निवेशकों के लिए बड़ी बात है और अच्छी बात है। अगर लॉन्ग टर्म में आप देखें तो चार्ज या कमीशन जो होता है, जितना कम रहेगा आपका जो फ्यूचर रिटर्न है उतना ज़्यादा रहेगा। आप अगर 10 साल के लिए निवेश करते हैं और आप म्यूचुअल फंड को अगर 1% कमीशन ज़्यादा देते हैं, तो आपने लाख रुपए हर साल डाला, 10 साल तक 10 लाख रुपए निवेश करा, मगर आपने 1% कमीशन 2 की जगह बजाय 1 कर दिया, तो आप सोचिए आपकी कितनी सेविंग ऑन अ कंबाइंड बेसिस आ सकती है। 5 से 6 लाख का फर्क पड़ सकता है, क्योंकि हम एग्रीगेट की बात कर रहे हैं। तो ये निवेशक के लिए बहुत अच्छी बात है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज को इससे असर ज़रूर पड़ेगा, बिकॉज TR अगर नीचे जाता है तो उसका सीधा प्रभाव उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पर आएगा। एक जेफरीज की मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसके अंदर लिखा हुआ था कि भाई 13 से 14% का प्रभाव बड़े म्यूचुअल फंड्स को पड़ सकता है, स्पेशली जिनके इक्विटी बेस ज़्यादा हैं, स्पेशली HDFC म्यूचुअल फंड। फिर बात आती है कि म्यूचुअल फंड क्या करेगा। मुझे लगता है कि वो कुछ पास ऑन करेगा, कुछ रिटेन करेगा। तो डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी इस समय समझना चाहिए कि आपकी जो टोटल नंबर ऑफ क्लाइंट्स, SIP होल्डर्स, क्वांटम, उनके अंदर काफ़ी इजाफा आ चुका है। देखिए, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की खास बात क्या है कि इसके अंदर बहुत बड़ा आपको केपेक्स नहीं करना पड़ता, या कोई होटल या फिर कोई हॉस्पिटल नहीं है कि आपको अगर नया ग्रोथ करनी है तो आपको नई बिल्डिंगें बनानी पड़ेंगी या फिर आपको नए होटल बनाने पड़ेंगे। यह एक नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री है, जिसके अंदर आपकी कॉस्ट में साइज, ऑपरेटिंग लेवरेज काफ़ी किक इन करती है अगर आपका साइज बढ़ता है। तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को आई थिंक शुड बी ओपन टू इट। मेरा हमेशा मानना है कि सेबी इस समय जो कर रहा है वो छोटे निवेशक के लिए, SIP निवेशक के लिए, आपके मेरे लिए काफ़ी लॉन्ग टर्म इसके बेनिफिट्स होंगे। चलिए, समय मेरा खत्म हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद निकुंज आपका। और दर्शकों से गुजारिश है कि इसी तरह से अपना प्यार और भरोसा हम पर बरसाते रहें। शो आप YouTube पर भी देख सकते हैं, डाउनलोड करके रखिए, सेव करके रखिए और अपने सवाल लगातार हम तक पहुंचाते रहें। इजाजत दें, नमस्कार।